दोस्तों को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ भारत के सामाजिक विश्लेषण की। आज हम मेरे नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले लगभग 12 सालों में भारत की जनता का व्यवहार कैसा रहा। यकीनी तौर पर मैं अन्ना हज़ारे के उस मोमेंट से इसकी शुरुआत करूँगा और आज तक जो इस वक्त हम जिस दौर में चल रहे हैं, यानी भारत में चौथे चरण का मतदान हो रहा है, जब शायद ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं। अगले 2 महीनों के लिए भारत में ये मेरा फिजिकली आखिरी प्रोग्राम है। इसके 2 महीने के बाद फिर फिजिकली हाजिर होऊंगा भारत के अंदर। अभी मैं विदेश की यात्रा पर निकलूँगा। ये सिर्फ आज के हालात तक नहीं बल्कि उस मानसिकता तक भी हम इस दौर को शुरू करेंगे जिसके लिए एक शेर जो है वो काफ़ी फिट होता है कि तुमसे पहले जो यहाँ तख्त नशी था उसे भी अपने खुदा होने पर पूरा यकीन था। तो हम इतिहास के पन्नों को जब हम खंगालते हैं और देखते हैं कि दुनिया में कैसे लोग हुए हैं, जिनमें से बहुत सारे फ़िरौन आते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ताकतवर नेता, ताकतवर डिक्टेटर, ताकतवर शख्सियत, राजे महाराजे आते हैं जो खुद को कुछ दिनों के बाद खुदा समझ बैठते हैं। मगर हालांकि दुनिया की जो मानसिकता है वो यूनिवर्सली चेंज लगभग सेम होते हैं, मगर भारत की जो इस वक्त आबादी है, और मैं पिछले 12 सालों में अगर इसका आकलन करता हूँ तो मुझे विचित्र सा जो है इनका स्वभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, याद करो वो दिन जब भारत में अन्ना हज़ारे ने एक मूवमेंट शुरू किया था जिसमें केजरीवाल और बहुत सारे सोशल वर्कर्स उसमें शामिल हुए थे, और एक मूवमेंट जो लाल किला मैदान से उठा और वो एक तूफ़ान बन गया। गांव-गांव में मोमबत्तियां जली। मोमबत्तियां जलने के बाद एक भारत के हर जनमानस के दिमाग में एक ऐसी अजीब सी एकता थी। भारत को एक चमत्कारिक रूप से जो है करप्शन लेस, भ्रष्टाचार लेस, लोकपाल और ये सारी की चीज़ें जो है बनाने का एक जुनून सा पैदा हो गया। ये जुनून जो है अन्ना हज़ारे को एक चेहरे का इस्तेमाल किया गया। इसके पीछे कौन थे, कौन नहीं थे, ये बिल्कुल मुख्तसर से लफ्ज़ों में अलग से बात ज़रूर करेंगे। अलबत्ता हम जानते हैं कि भारत में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट जब खड़ा होता है तो उसके पीछे संघ परिवार का हाथ होता है, तो एक अच्छी खासी भीड़ जो है वो किसी के भी पीछे जुट सकती है, चूँकि वो एक संगठन है जिस बिल्कुल बारीकी से तैयार किया गया है। गाँव के आखिरी इंसान तक उसकी पहुँच मौजूद है। अब जेपी का आंदोलन भी आपको याद होगा, इंदिरा का आना और जाना भी आपको याद होगा, मगर हम फिलहाल जो अन्ना हज़ारे की बात कर रहे हैं, तो अन्ना हज़ारे ने एक जो मूवमेंट इनके साथियों ने मिलकर खड़ा किया था उसमें भारतीय मानसिकता में ये था कि लोकपाल आएगा, भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा और भारत एक स्वर्ग बन जाएगा जहाँ पर कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई किसी के साथ द्वेष नहीं होगा और सबका भारत होगा। मगर कुछ ही दिनों के अंदर ये कैंपेन जो है वो हम शिफ्ट होते हुए देखते हैं, और शिफ्ट होते हैं कि एक लाल किला बनाया जाता है नकली, और नकली लाल किला बनाकर मोदी जी गुजरात से आते हैं जिन पर दुनिया भर में पहले से पाबंदियाँ थी, मगर वो मुख्यमंत्री होते हुए, और वो लाल किले, एक नकली लाल किले से मनमोहन सिंह को काउंटर करते हैं, और काउंटर करते हुए वो एक जो जुनून अन्ना हज़ारे के साथ था, जो केजरीवाल के पॉलिटिक्स में एंटर करने के साथ साथ वो जो एक पूरा का पूरा आंदोलन था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, ये एक इस तरह का तोड़ फोड़ की गई उस संगठन के साथ में जिसका जिम्मेदार बाकायदा केजरीवाल से लेके और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर फिलहाल हम जनमानस की मानसिकता पर ही काम करते हैं। अगर हम जनमानस को समझने की कोशिश करते हैं तो फिर हमको पता चलता है कि वो पूरा का पूरा आंदोलन उठकर एक ऐसे आंदोलन में तब्दील हो गया जहाँ पर हिंदुत्व था, जहाँ पर गुजरात मॉडल था, और गुजरात मॉडल के साथ साथ में एक ऐसा सुपर पावर भारत का एक नक्शा दिखाया गया, एक ख्वाब दिखाया गया, एक सपना बुना गया जिसमें अचानक जो है बहुत सारी चीज़ें आकर शामिल हो गई, जिसमें बाद में बाकायदा स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन और बहुत सारी चीज़ें, सपनों की दुनिया, बिल्कुल एक सपनों का भारत जो है वो नज़र आने लगा। मगर इसमें से एक चीज़ गायब थी जो अन्ना हज़ारे की मूवमेंट में उठा था। उसमें सर्वधर्म, सर्व जाति और सब कुछ एक था, और आंदोलन भारत की एकता के लिए था। इसमें एक चीज़ हल्की सी डिवाइड कर दी गई थी, अब ये
हिंदू मुस्लिम पर आकर टिक गया था। 80 धीरे धीरे 80 बनाम 20 होता चला गया। और एक हमने देखा छोटे छोटे बच्चों के, स्कूल के टीचरों के, सरकारी अमलों के, जनता के, समाज के अंदर जो है एक अजीब सा बंटवारा हो गया। सामान भी मत खरीदो, सब कुछ बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि जो मानसिकता इस वक्त तैयार कर दी गई है, ये अगले 50 वर्षों तक इससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। मगर ये जब भय हमारे मन में था, जब कोई भी समाज सेवक या समाज चिंतक कोई भी था, उसके मन में जब ये भय था कि जो समाज में एक नफ़रतें पैदा कर दी गई है, एक फसल बो दी गई है, अब इस फसल को कटने तक या अंजाम तक पहुंचने तक जो है कम से कम 50 साल लगेंगे, कई पीढ़ियां इस नफ़रत को ख़त्म करने में लग जाएंगे। मगर इसमें हमारी जो चूक थी वो ये थी कि हम भूल गए थे कि अन्ना हज़ारे के आंदोलन में पूरे देश में घर घर लोग गलियों में निकलते थे, गांव गांव में निकलते थे, और शाम का वक्त जो होता था वो देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने वाला और धार्मिक नफरतों से दूर सबका भारत जो है वो चल रहा था। और अचानक 1 महीने के अंदर ये पूरा का पूरा आंदोलन ऐसे मामले में शिफ्ट हो गया जिसकी तवक्को उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि ये ऐसा आंदोलन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है और एकता का आंदोलन है, अचानक इतना डिवाइड हो जाएगा कि हिंदुस्तान की जनमानस में धार्मिक लकीर स्पष्ट दिखाई देगी और धार्मिक दुश्मनी का रूप ले लेगी। फिर ये आंदोलन एक तरफ चलता रहा जहाँ पर हमने कोशिश की, मतलब जो है जो पॉलिटिक्स का एक अंदाज़ था उसमें ये एक कोशिश की गई कि भाई ये देश जो है वो बंटवारे की तरफ जा रहा है। बंटवारे का मतलब ये था कि भाई यहाँ से मुस्लिम को बाहर कर दिया जाएगा, दुकान, कारोबार, सब कुछ एक नफ़रत का मॉडल जो है वो तैयार कर दिया गया। और ऐसा लगता था कि ये दिल कभी मिलने वाले नहीं हैं। और ये मामला कब तक चलता है? ये दोस्तों मामला चलता है जो चुनाव की घोषणा होती है 2024 की, उसके ठीक एक दिन पहले तक मोदी जी एक बहुत बड़ा ऐलान करते हैं जिसमें कहते हैं अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार का जो ऐलान किया जाता है तो इस देश का मीडिया, जनता आपस में चर्चाएं कर रही थी और पूरी शिद्दत के साथ ये समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या वाकई मोदी जी 400 पार की सीटें ले लेंगे, यानी 400 पार होंगी या 300 के नीचे, 300 के आसपास हो, यानी 400 के कुछ आसपास रह जाएंगी, 370, 340, 320, इस तरह की बातें जो है वो आमतौर पर जनता का बहस का विषय बन गई। मगर अभी सिर्फ 4 दिन गुजरे थे और लोगों का मिजाज कुछ पलटते हुए नजर आया। ठीक उसी तरह जिस तरह अन्ना हज़ारे का वो आंदोलन जो सेकुलरिज्म पर आधारित था, मोहब्बत के गीत गाए जाते थे, गलियों गलियों में गाने गुनगुनाए जाते थे, देशभक्ति के दीवाने लोग हुए पड़े थे, और अचानक जो है धार्मिक नफरतों के तुरंत शिकार हो गए और देश में मोदी मोदी हो गया। और ठीक चुनाव के घोषणा के बाद अचानक जो है ये पूरा का पूरा दाल का जो झाग उठा था ये धीरे धीरे करके बैठ गया। और इसे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा, यानी पहला चरण हुआ और पहले चरण में हमने देखा कि जो है वो जो चुनाव के एक दिन पहले तक संगठन एक्टिव नज़र आ रहे थे, संघ परिवार से जुड़े हुए, वो कहीं हमें ज़मीन पर नज़र नहीं आए और अचानक जो है ये झाग बैठ गया। फिर दूसरा चरण आया। ये सोचा कि देखिए दूसरे चरण पे लोगों को शक रहा, वहम रहा और देखते रहे कि भाई कहीं ये सिर्फ वक्ती बुखार तो नहीं था। पर दूसरी चरण ने और साबित कर दिया कि वो नफ़रतें हमको कैराना में देखने को नहीं मिली, उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिली, बिहार में कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। मराठा जो है, जो महाराष्ट्र में एक पूरा शिवसेना के दौर से, बाला साहब ठाकरे के दौर से चला आ रहा था, वो भी ज़मीन से गायब हो चुका है। अजीब सी एकता लोगों में नज़र आ रही है। लोग, मीडिया वाले जाकर माइक उनके मुँह में अड़ाते हैं, कहते हैं बताइए कैसे जो है ये इकरा हसन जीत जाएगी, या ये फलां जो मुस्लिम कैंडिडेट है वो चला जाएगा, या अखिलेश जो है वो, ये सारी बातें नफरत की जा रही थी। मगर लोग इस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। लोग जॉब की बात कर रहे थे, कारोबार की बात कर रहे थे। लोग कहते थे ठीक है राम मंदिर बन गया है, उसको उसका आदर करते हैं, बात खत्म हो गई, आगे क्या है वो बताइए। ये क्या था? अभी तक मैं कहूँ कि लोगों ने टेलीविज़न पर और आपसी चर्चा में भी ये शामिल नहीं किया कि ना स्मार्ट सिटी बनी है, ना बुलेट ट्रेन चली है, ना कुछ वो जितने वादे किए गए थे 2 करोड़ नौकरी के वो नहीं आए हैं। खैर 15 लाख का जुमला तो खैर आम बात हो गई है। मगर कुल मिलाकर किसी ने मोदी जी के ना वादे याद किए, ना गुजरात मॉडल याद किया, ना कोई कहानी याद की, और अचानक जो है सब लोगों के जहन में से ये चैप्टर जो है वो क्लोज़ होते हुए नज़र आया। बहुत हद तक जो है अगर ये कहें कि पूरे समाज में से गायब हो गया। हालांकि वो जो एकता की बयार थी अन्ना हज़ारे में वो सब 100% में थी, मगर ये 100% में बदलाव अभी नहीं आया।
उम्मीद है कि आगे आगे इस पर ज़रूर बात करेंगे, मगर जितना आया वो पर्याप्त था। और जो एक लगातार 2014 से भय का पैरामीटर बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। डेमोक्रेट लोगों में भय का था, सेकुलर लोगों में भय का माहौल था, माइनॉरिटीज़ के अंदर भय का माहौल था, और ये एवरीडे ग्राफ जो है यूँ जा रहा था ऊपर की तरफ, और अचानक धड़ाम से नीचे आया। और नीचे आने के बाद हम ये देख रहे हैं आज पूरे भारत में तमाम इलाकों में जाके कि इस नफ़रत की जो एक बहुत बड़ी गठड़ी बना दी गई थी, अब उसका भार ढोने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये चमत्कार मैं देख रहा हूँ भारतीय जनमानस के जहन में, भारतीय मानसिकता में। मैं खुद हैरान हूँ। एक सामाजिक जो है विश्लेषक होने के नाते मैंने बारीकी से समझने की कोशिश की है कि कोई बहुत बड़ा बदलाव क्या नाउम्मीदी हो गई है, क्या सपनों के महल ढह गए हैं, क्या सपने जो है अब झूठे लगने लगे हैं, जो ख्वाब दिखाए, वो जो चीज़ें की गई, जो कमिटमेंट किए गए, क्या वो एकदम धराशायी हो गए। अगर मैं ये कह दूँ तो शायद ये जायज़ नहीं होगा, क्योंकि चुनाव के एक दिन पहले तक जो है, याद करिएगा कि माहौल चूका तू था और लोग 400 पार की बात कर रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि लोग अचानक नफ़रतों से निकलकर मोहब्बतों की तरफ लौट आए। बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने देखा कि चाहे हिंदू कैंडिडेट है तो मुसलमान उसके सर पे हाथ रख रहे हैं, और मुसलमान कैंडिडेट हैं तो हिंदू भाई बहनें, माता ताऊ चाचे जो है उनके सरों पे हाथ रखते हुए नज़र आए। एक कमाल का हिंदुस्तान नज़र आया, जो अन्ना हज़ारे से भी पहले का हिंदुस्तान है। ये जो बदलाव है सामाजिक, दरअसल ये वो बदलाव है जहाँ पर आप अपने आप को, जब आप डिक्टेटर साबित करते चला जाते हैं, भय की जो चेन है वो बनाते चले जाते हैं, और दबाव इतना आप बना देते हैं कि वो एंड हो जाता है, और उसके बाद स्प्रिंग की तरह वो आपको फायर बैक करता है। तो जनता में जो माहौल जो है डर का बनाया गया, प्रशासन में, शासन में, आम जनता में, लोग इतने डर गए मोदी जी से कि भयभीत हो गए कि कानून को उठा के फेंक दिया जाएगा। इसमें बहुत सारे अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों, अलग अलग समाजों का हम विश्लेषण ज़रूर करेंगे, मगर प्रोग्राम लंबा ना करते हुए, ग्रंथ की तरह पूजने वाले संविधान की बुक को जो दलित थे वो भयभीत हो गए। उन्होंने अपनी जो विचारधारा थी उसको छोड़कर संविधान बचाने पे जुट गए। कोई धार्मिक एकता बचाने पे जुट गया, तो कोई कारोबार बचाने पर जुट गया, और कोई अपनी खेत की फसल की कीमत वसूलने के लिए जो है बिसात बिछाने लगा। तो यहाँ पर बिल्कुल वो काम नहीं आया, जो बल्कि वो एक फायर बैक करता गया। जितनी डिक्टेटरशिप के साथ, तानाशाही के साथ मुख्यमंत्री को उठा लिया गया, पार्टियां तोड़ दी गई, उन्हें अपनी सत्ताएं बदल दी गई, जनता के अंदर एक्सपोज होता चला गया कि अगर ये जो मौजूदा सत्ता है, अगर उसके खिलाफ कोई सोचेगा, बोलेगा, या इनको उसकी ज़रूरत होगी, तो किसी भी कीमत पर उन्हें इनके हुक्म का मानना होगा। इसे ही कहते हैं खुदा होना। तो लोग जो है किसी इंसान को शायद खुदा मानने से इनकार कर गए, और इसी वजह से अचानक जो एक पूरी मेहनत के साथ, अरबों खरबों के इन्वेस्टमेंट के साथ नफ़रतें इस देश में बढ़ी थी, जिसकी तमाम विश्लेषक मानते थे कि 50 साल भी ख़त्म होने वाली नहीं है, और अचानक ख़त्म होती हुई नज़र आई। दो लोगों में मुझे निहायत तरीन भाईचारा जो है वो देखने को मिला। और इसमें सबसे बड़ा कमाल मैंने मुसलमानों की जहनीत को भी पलटते हुए देखा, जो उम्मीद लगाया करते थे कि वो अपने आपस में इंटरनल चर्चाओं में अगर कभी बात आती थी, 57 मुल्क, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, ये सब बातें जो है वो छोड़कर अपने भारत की बात करने लगे। शायद उनको गाज़ा ने, और गाज़ा की जो है लाचारगी ने एक नया सबक दे दिया कि देखिए, भारत हमारा देश है, और सबको अपने देश में अपने लिए कुछ करना है, कोई देश किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो है कम से कम माइनॉरिटी में से मुस्लिम्स को एक सबक के तौर पर मिला, और हमारे तो जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी मिला कि हम कुछ ना कुछ लूज़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खो रहे हैं, और मिल कुछ भी नहीं रहा है। तो अचानक ये माहौल पलट गया, और चौथे चरण के बाद जब ये दिखाई देगा, शायद अगर विश्लेषक ठीक से इसको विश्लेषण करेंगे, उस वक़्त मुझे लगता है कि चौथा चरण मौजूदा सत्ताधारी या कमांडर्स या कंट्रोलर्स के हाथ पांव फुला देगा, और उसके बाद कितने लोग देश को छोड़ के भागेंगे। शायद एयरपोर्ट की भी आपको जो है चिंताएं करनी पड़ेंगी, और शायद आपको बहुत कुछ जो है इस देश की जनता जो अभी कुछ दबे अल्फाज में मोहब्बत की बात कर रही है, मुझे लगता है चौथे चरण के बाद हिंदुस्तान की तमाम जनता एक दूसरे के लिए अपनी बाहें को फैला देगी, और ये देश बदल चुका होगा। और मैं भी दुआ करूँगा दोस्तों, मैं हज को चाह रहा हूँ अपने भारत के लिए, अपने प्यारे हिंदुस्तान के लिए, और अपने तमाम भाइयों के लिए, और अपनी मोहब्बतों के लिए
कोशिश करूँगा कि मैं दुआ करूँ और ऊपर वाला मेरी सुने और हम फिर से खूबसूरत हिंदुस्तान को लेकर आगे बढ़ें और फिर बनाएं सपनों का हिंदुस्तान, सपनों का भारत, सपनों का इंडिया। ना कि हम नफ़रतों की बात करें, ना कि हम किसी के बहकावे में आके अपने देश का नुकसान पहुंचाए। हमारे धर्म हमारे लिए हैं, हमारी जातियां हमारे लिए हैं, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया हम सब के लिए है। जय हिंद दोस्तों, मादरे वतन जिंदाबाद। खुदा हाफ़िज़।